बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुहावरा, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बहुत थोड़ी चीज देना किसी को, जरूरत बहुत ज्यादा की होना लेकिन मिलना बहुत थोड़ी। भाई मुझे तो 50,000 रुपए की जरूरत थी, आप मुझे 2,000 रुपए दे रहे हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। बावर्ची खाने में, बच्चों हम आपको बावर्ची खाने की सैर करा रहे हैं, आप ही के बावर्ची खाने की। आपके बावर्ची खाने में जीरा सफेद भी होगा, जीरा स्याह भी होगा, जीरी भी होगी, क्योंकि ये गरम मसाले की चीजें हैं। अगर कभी नहीं देखी तो आज जरूर देखिएगा। खेत में, प्यारे बच्चों हमने आपको थोड़ी सी आपके बावर्ची खाने की सैर कराई है, अब हम आपको खेतों में लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, जिन इलाकों में सूरजमुखी की ज्यादा काश्त होती है वहां दीवारों पर ये बड़े बड़े इश्तिहार लिखे हुए नजर आते हैं। सूरजमुखी की जीरापाशी के वक्त जमीन में नमी का खास ख्याल रखें। जीरापाशी, जीरा बिखेरना, सूरजमुखी के छोटे छोटे बीजों को जीरा कहते हैं और दूसरे फूलों के बीजों को भी जीरा कहते हैं। तो जीरापाशी, जीरा बिखेरना, जैसे नमक पाशी होता है, नमक बिखेरना, नमक फैलाना, नमक डालना, या फिर आबपाशी, पानी देना, तो इसी तरह जीरापाशी है। सूरजमुखी की जीरापाशी के वक्त जमीन में नमी का खास ख्याल रखें, यानी जब सूरजमुखी की काश्त करें, इसका जमीन में बीज बिखेरें तो जमीन में नमी होना जरूरी है। खेतों से अब हम आपको पंसारी की दुकान में लिए चलते हैं। पंसारी की दुकान से क्या मिलता है? गुलाब का जीरा, गुलाब के बीज, गेंदे का जीरा, गेंदा फूल आपने देखा होगा, मुख्तलिफ फूलों का जीरा, वो भी पंसारी की दुकानों से मिलता है। और जरगुल, ये हमारे पख्तून भाई नाम भी रखते हैं, जरगुल, फूलों का जीरा। जरगुल का मतलब, जर का मतलब जीरा होता है, गुल का मतलब फूल होता है, तो फूलों का जीरा। ये सामने तस्वीर भी आपको नजर आ रही है, ये फूलों का जीरा यहां पर मौजूद है। दो अल्फाज, आपको हम दो अल्फाज समझाएंगे। पहला लफ्ज है जरदाने, यानी जीरे जैसे दाने, ब्रैकेट में लिखा है जीरे की तरह बारीक बीज। और जर रेशे, जीरे की तरह बारीक रेशेदार बीज। आपने फूलों के बीज देखे होंगे, जीरे की तरह, जैसे जीरे के रेशे होते हैं उसी तरह फूलों के बीजों के रेशे भी होते हैं। तो जरदाने और जर रेशे, अंग्रेजी में पोलन ग्रेन्स कहते हैं जरदानों को और जर रेशों को। प्यारे बच्चों, हमने आपको इतनी सैरें कराई हैं, किस लिए? जीरगी समझाने के लिए। जीरा से जीरगी, अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। यह कौन सा अमल होता है? मैं पढ़ता हूं, आप समझने की कोशिश करें। फूल के नर हिस्से जरदान, जरदान नाम से जाहिर है कि फूल का ऐसा हिस्सा जिसमें फूल का जीरा होता है, जरदान, एंथर। फूल के नर हिस्से जरदान से जरदानों का फूल के मादा हिस्से कलगी पर गिरने का अमल जीरगी कहलाता है। कलगी को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। बच्चों, एक फूल में फूल का नर हिस्सा होता है और उसी फूल में फूल का मादा हिस्सा होता है। ये नीचे दो तरह की जीरगी होती है, एक दिगर जीरगी और दूसरी खुद जीरगी। देखें, दिगर जीरगी में दो फूल हैं, एक फूल के जरदान से जरदाने निकलकर दूसरे फूल की कलगी के ऊपर गिर रहे हैं। दाएं तरफ वाली जो तस्वीर है इसको गौर से देखें, जहां जरदान लिखा हुआ है वहां से दाने निकलकर दूसरे फूल की कलगी के ऊपर गिरते हैं और इस जीरगी के अमल को दिगर जीरगी, दिगर दूसरे को कहते हैं, यानी एक फूल से के जरदान से जरदाने निकलकर
दूसरे फूल की कलगी के ऊपर गिरते हैं, ये दिगर दीर्घी हुआ। और खुद दीर्घी यानी एक ही फूल के जरदान से जरदाने निकलकर उसी फूल की कलगी के ऊपर गिरते हैं, ये खुद दीर्घी हुआ। तो ये सारे पापड़ आपको दीर्घी समझाने के लिए हमने पेले हैं। अजीज बच्चों, जरदान जैसे फूलदान, गुलदान और थूकदान, खाकदान, इस तरह के बहुत से लफ्ज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं की तरह का लफ्ज है जरदान। चन माही अंबियां ते आ गया बूर, याद च रब दी मिले सुरूर। प्यारे बच्चों, जिसे हम जीरा पढ़ते रहे हैं, हम आम जुबान में पंजाबी में बूर कहते हैं। पंजाबी में कहते हैं जी अंबियां ते बूर आ गया, बेरी ते बूर आ गया, किन्नुआ ते बूर आ गया, आड़ू ते बूर आ गया, सेबा नू बूर लग गया, फुल्लां नू बूर लग गया। ठीक है ना, कि जिसे हम जीरा कहते थे पंजाबी में हम बूर कहते हैं। अब तो बात समझ आई ना आपको। बारवरी, जब बार आवरी, बार फल फूल, बार फल को कहते हैं, तो बारवरी फल फूल आने का अमल। इसे हम रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन उसने बड़ी मेहनत की, उसकी कोशिशें बारावर साबित हुई, यानी उसकी कोशिशों को फल मिल गया। और एक जुमला और हम इस्तेमाल करते हैं, बहार आई और पौधों पर बरगो बार आए। बर्ग पत्ते को कहते हैं, बार फल को कहते हैं, यानी बहार आई और पौधे खूबसूरत लगने लगे, फल फूल पौधों में आ गए। तो इस तरह बारवरी का लफ्ज, बारावरी का लफ्ज हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम साइंस पढ़ते हुए भी यह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फल फूल आने का अमल बारवरी कहलाता है। बारवरी अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपने देखा होगा कि तितलियां, शहद की मक्खियां और भंवरे फूलों के गिर्द मंडलाते रहते हैं और एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठते हैं। ये फूलों का रस चूसते हैं और साथ ही फूलों के जरदाने इनके जिस्म से चिपक जाते हैं। देखें, आपको खूबसूरत फूलों के ऊपर तितलियां और मक्खियां मंडलाती हुई नजर आ रही हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जब ये किसी दूसरे फूल पर बैठते हैं तो जरदाने फूल के मादा हिस्से कलगी पर गिरते हैं। पहले तो हम पढ़ चुके हैं ना कि एक फूल के जरदान से जरदाने निकलकर उसी फूल की कलगी के ऊपर गिरते हैं या फिर दूसरे फूल की कलगी के ऊपर गिरते हैं, जिससे जीरगी का अमल वकूअ पजीर होता है और फिर बारवरी होती है। पहले जीरगी का अमल होता है, जरदान से जीरा निकलकर कलगी पर गिरता है और उसके बाद फिर फल फूल आने का अमल होता है। पहले जीरगी और उसके बाद बारवरी। आप देखें, बाएं तरफ भी सूरजमुखी का एक फूल, जरदाने हैं और ऊपर शहद की मक्खी भिनभिना रही है। तो इसके परों के साथ ये जरदाने जुड़ जाएंगे या दूसरे फूल की तरफ जब ये मक्खी जाएगी तो कलगी के ऊपर गिर जाएंगे। तो इससे जीरगी का अमल होगा और फिर बारवरी का अमल होगा, फल फूल आने का अमल शुरू हो जाएगा। पैदावार ज्यादा कैसे? मैं पढ़ता हूं बच्चों, आप समझिएगा। बागात में शहद की मक्खियां पालने से बागात की पैदावार में इजाफा हो जाता है। देखें, दोहरा फायदा, एक तो मक्खियां पालने से शहद हासिल होता है, दूसरा पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मक्खियों की वजह से जीरगी का अमल ज्यादा होता है, जिससे बारवरी भी ज्यादा होती है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि मक्खियों की वजह से जीरगी का अमल ज्यादा होता है और जीरगी के नतीजे में बारवरी होती है, फल फूल आते हैं। फल फूल ज्यादा आए तो पैदावार ज्यादा होती है। फूल, फूल के हिस्से। पहले तो बच्चों हमने थोड़े से मोटे मोटे बड़े बड़े हिस्से फूल के पढ़े हैं, लेकिन अब जरा बारीकी के साथ हम फूल का मुताला करते हैं और छोटे छोटे हिस्सों की वजाहत आपके सामने करेंगे। देखें, ऊपर कलगी जहां लिखा है, स्टिग्मा अंग्रेजी में कहते हैं, ये फूल का वो हिस्सा है
जहां पर जरदाने आकर जरदान से निकलकर जरदाने गिरते हैं, और इस अमल को ज़ीरगी कहते हैं। और नीचे आप देखें बाएं तरफ ने लिखा हुआ है, स्टाइल ने के मुराद होता है नेचा, हुक्के की नड़ी, नेचा या नड़ी, पंजाबी में नेचा कहते हैं, नड़ी भी कहते हैं। तो उस तरह की है ये डंडी सी, हुक्के की नड़ी जैसी, नेचे जैसी, जिसे उर्दू में ने कहते हैं और अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। और उससे नीचे आप देखें फिलामेंट, जर डंडी, जरदाने के साथ जो डंडी पीछे लगी हुई है, जरदान के साथ जो डंडी लगी हुई है उसे जर डंडी कहते हैं, अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। और नीचे है देखें छोटी सी थैली, जरदान, जिसमें जरदाने होते हैं, अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। और नीचे है तुखमदानी, ओवरी, जहां फल बनता है, यहां पे फल बनता है। और दाएं तरफ आ जाइए, पंखड़ी, फूल की पंखड़ी, पत्ती बड़ी खूबसूरत होती है। और नीचे है घेरा, देखें फूल के गिर्द एक सब्ज पत्तों का घेरा होता है, ब्रैकेट्स अंग्रेजी में कहते हैं, घेरा हम कहते हैं उर्दू में। और नीचे है ओव्यूल्स या सीड, खाम तुख्म, ये देखिए पहले कच्चा तुख्म होता है, खाम तुख्म, कच्चा बीज होता है, उसके बाद फिर ये फल बन जाता है, फल के अंदर फिर बीज होते हैं। तो ये इससे ज़ीरगी का अमल भी समझ आता है, और ज़ीरगी के नतीजे में फिर बारवरी जो होती है वो भी फूल के अंदर ही होती है। तो ये फूल के हिस्से हैं, इसे आपने अच्छे तरीके से हर हिस्से की पहचान आपको आनी चाहिए। ये तो मैंने साथ साथ लिखा हुआ है ना, अगर अल्फाज ना लिखे हुए हों तो फिर आपको पहचान आनी चाहिए कि इस हिस्से का नाम ये है और इस हिस्से का नाम ये है और इस हिस्से का काम ये है। फूल, एक और फूल है बच्चों, जरा मुख्तलिफ किस्म का है। फूल तो वैसे ही अच्छे लगते हैं, और यहां जब फूल के छोटे छोटे हिस्से भी हमें समझ आ रही हो तो फिर खुशी का एहसास भी होता है। आप देखें दाएं तरफ लिखा है नरकोट, बच्चों जरदान और जरडंडी दोनों को मिला के बन जाता है नरकोट, स्टेमन अंग्रेजी में कहते हैं। अब जरा बाएं तरफ आ जाइए, मादा कोट, पिस्टल, ये कलगी, ने और तुखमदानी तीनों को मिलाकर ये मादा कोट बन जाता है, ठीक है ना। और पंखड़ी आपको नजर आ रही है, यहां लिखा भी हुआ है, पेटल अंग्रेजी में कहते हैं। और फिर तुखमदानी भी यहां एक लकीर के साथ जाहिर की गई है, घेरा पत्तियों का ये भी, और नीचे डंड या मोटी सी डंडी होती है फूल के नीचे। तो इस फूल के हिस्से भी आपको आने चाहिए, अलग अलग दिखाए गए हैं। भला आप बता सकते हैं कि जरदान कहाँ है, और फिर आप बता सकते हैं कि पंखड़ी कहाँ है, कलगी कहाँ है, और ज़ीरगी का अमल कैसे वाक़या होता है, कहाँ से ज़ीरा निकलता है और कहाँ आकर गिरता है, और बारवरी का अमल कहाँ होता है। बारवरी का अमल बच्चों तुखमदानी के अंदर होता है जहाँ फल बनता है, तो फल फूल का अमल जो है वो तुखमदानी के अंदर होता है सारा। तो ये ज़ीरगी और बारवरी का अमल है जो फूल के अंदर वकूअ पज़ीर हो रहा है। फलों और बीजों का बिखरना, तीन तरीकों से फल और बीज बिखरते हैं, हवा के जरिए, पानी के जरिए, इंसानों और जानवरों के जरिए। आगे हम इनकी तफसील पढ़ते हैं। हवा के जरिए, जो बीज हवा के जरिए बिखरते हैं वो बहुत हल्के और छोटे होते हैं और हवा के साथ दूर तक चले जाते हैं। सुंबल और आग के बीजों पर बारीक बालों जैसे रेशे होते हैं। सुंबल का दरख्त बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, आपने देखा होगा। जो डोडी लगती है उसके अंदर से रुई निकलती है, साथ बीज होते हैं, तो वो आसानी से हवा के जरिए उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और ये बाएं तरफ जो तस्वीर है ये आग के बीज आपको नजर आ रहे हैं, बीज के साथ रुई भी है। अल्लाह ताला ने देखें कैसा निज़ाम रखा है कि हवा के साथ आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाते हैं, और जहां मुनासिब हालात होते हैं वहां फिर ये उग आते हैं। सुंबल और आग के बीजों पर बारीक बालों जैसे रेशे होते हैं। शीशम के बीज बहुत हल्के और चिपटे होते हैं। शीशम को भी आपको पता है फलियां लगती हैं और चिपटे से बीज लगते हैं। चिनार के बीज पर दोनों तरफ पर होते हैं। ये जो दाएं तरफ तस्वीर नजर आ रही है ये चिनार के पत्ते और बीज आपको नजर आ रहे हैं, इसके भी दोनों तरफ पर होते हैं, जिसकी वजह से आसानी से उड़ के ये एक जगह से
दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, जिससे इन्हें उड़ने में आसानी होती है। तो इस तरह हवा के जरिए बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और मुनासिब हालात के तहत उग पड़ते हैं। ककरौंदा, ये बच्चों ककरौंदे का पौधा है। इसे आम जुबान में पंजाबी में माई बुड्ढी कहते हैं और इसे भी देहात के बच्चों को तो पता है। इसे भी ऐसे बीज लगते हैं जो हवा के जरिए उड़ के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और इसका बीज जो है वो पके हुए बाएं तरफ आपको नजर आ रहे हैं। एक गुच्छा सा है जिसमें बहुत से बीज हैं और दाएं तरफ ये बीज अलग अलग करके दिखाए गए हैं। ये लंबा सा रेशा है, ये बीज है और इसके साथ रुई लगी हुई है। इसी वजह से ये आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जब इसका मौसम होता है तो बहुत से फिजा में तैरते हुए बीज नजर आते हैं। तो इस तरह ये बीज उड़ के आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और फिर ज़मीन में जब मुनासिब हालात होते हैं, नमी होती है, मौसम होता है तो उग पड़ते हैं। पानी के जरिए बीज किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, मैं पढ़ता हूं, आप समझें। जो पौधे पानी में या पानी के नज़दीक उगते हैं उनके बीज और फल पानी के साथ दूर दूर तक चले जाते हैं। कमल के पौधे जोहड़ों और तालाबों में उगते हैं। ये सामने जो पौधा आपको नजर आ रहा है ये कमल का है, बड़ा खूबसूरत फूल लगता है इसे। आपने भी देखा होगा कि बाज़ जोहड़ों और तालाबों में ये बकसरत कमल के फूल जो है वो पाए जाते हैं और बात तो हमने देखा है कि पूरे पूरे तालाब और पूरे पूरे जोहड़ कमल के पौधों से भरे होते हैं और मौसम पर जब फूल निकलते हैं तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। तो कमल के पौधे जोहड़ों और तालाबों में उगते हैं। इनके फल पकने के बाद पानी में गिर जाते हैं और पानी की लहरों के साथ साथ दूर दूर तक चले जाते हैं। कमल का फल अस्फंज की तरह होता है। अस्फंज स्याही चूस, अस्फंज शक्ल जो स्याही चूस की शक्ल होती है। आपकी कापी पर, किताब पर जब स्याही गिर जाती है तो स्याही चूस के जरिए आप उसको चूसते हैं ना, तो कमल का फल अस्फंज की तरह होता है। ये पानी की सतह पर तैरता है और इसके बीज गिरकर नई जगह पर नया पौधा बना देते हैं। नारियल के दरख्त समंदर के साहिल के साथ साथ उगते हैं। नारियल के फल पर बाल नुमा रेशे होते हैं। बाएं तरफ जो तस्वीर है जिसे आदमी एक टोके के जरिए काट रहा है, ये नारियल का फल है और इसके ऊपर बारीक बारीक रेशे आपको नजर आ रहे हैं। जो असली फल उतारा जाता है पका हुआ, उस पर बहुत रेशे होते हैं। यहाँ तो कम उतारे गए हैं, उस पर बहुत ज्यादा रेशे होते हैं। तो नारियल के फल पर बाल नुमा रेशे होते हैं जो उसे तैरने में मदद देते हैं। इसका फल समंदर की लहरों के साथ साथ बहकर दूर तक चला जाता है और जमीन पर पहुंचकर एक नया पौधा उगाता है। बाएं तरफ तो नारियल का फल है और दाएं तरफ पौधा नजर आ रहा है जिसे कच्चे नारियल लगे हुए हैं। इंसानों और जानवरों के जरिए भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। किस तरह, देखें जरा, मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। रसदार फलों को इंसान, बंदर, गिलहरी और परिंदे शौक से खाते हैं। वो इन्हें अपने साथ दूर तक ले जाते हैं और खाने के बाद इनके बीज फेंक देते हैं जिनसे नए पौधे उगाते हैं। बड़ी आसान सी और वाज़ेह सी बात है। कुछ फलों के बीज सख्त और छोटे होने की वजह से फल के साथ ही खाए जाते हैं। मसलन अमरूद वगैरह तो फल के साथ ही हम खा लेते हैं ना। ये सख्त बीज हजम नहीं होते और अगर जानवर दूर चला जाए तो उसके फुजले के साथ बाहर खारिज हो जाते हैं। जानवर का गोबर, बीज हजम नहीं हुए, गोबर के साथ बाहर आ गए हैं, तो जब मुनासिब हालात होंगे तो वो उग आएंगे। इसी तरह परिंदे फल खाते हैं और ऐसे बीज खा लेते हैं जो इनके मैदे में जाकर हजम नहीं होते। तो जब बीट करते हैं, पंजाबी में विठ कहते हैं, तो जब बीट करते हैं तो बीट के साथ ही वो बीज जमीन में चले जाते हैं और मुनासिब हालात के तहत वो उग आते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो फुजले के साथ बाहर खारिज हो जाते हैं। इस तरह ये दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ फल खुरदरी सतह वाले होते हैं या इन पर कांटे लगे हुए होते हैं, जैसे बाएं तरफ आपको नजर आ रही है।
ये इंसान के लिबास, परिंदों के परों और जानवरों के बालों से चिपक जाते हैं और इनके साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर गिर जाते हैं। मसलन पुठकंडा, पखड़ा, मोहब्बत बूटी, लेह वगैरह। यहां मुझे वारिस शाह का वो मिसरा याद आ रहा है, वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का, कि इट सिट ते पखड़ा कवार गंदर असा होर भी बूटियां जानते हैं। ये बच्चों पुठकंडा, पखड़ा, मोहब्बत बूटी, ले, मोहब्बत बूटी तो आम माहौल में, आम जुबान में मोहब्बत बूटी इसलिए कहते हैं कि ये इंसान से मोहब्बत इस अंदाज से करती है कि उसके साथ ही चिमट जाती है। तो लेह भी आम जो चारा वगैरह काश्त करते हैं उसमें भी लेह खुद रो पौधा है, खुद ब खुद उग जाता है और इसके बीज और इसका फल भी बड़ा जोरदार तरीके से कपड़ों के साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं ना ये कि जानवर ये ऐसे पौधों के अंदर फिर रहे हैं, चर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं जहां ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके बीज, जिनके फल कांटेदार हैं, खुरदरी सतह वाले हैं। तो इनके जिस्म के बालों के साथ ये चिपक जाएंगे और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहां ये मुंतकिल हो जाएंगे और मुनासिब हालात के तहत उग आएंगे। पौधों में तौलीद, तौलीद का मतलब पैदा होना। जैसे लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया ना किसी ने अल्लाह को पैदा किया। ठीक है, वालद, वालिदैन, पैदा करने वाले। तो बहुत से अल्फाज हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं जो तौलीद से मिलते जुलते हैं। तो पौधों में तौलीद, पौधों की पैदाइश, पौधों का उगना किस तरह से होता है, ये दो तरीके हैं, एक जिनसी तौलीद और दूसरा गैर जिनसी तौलीद। आगे हम इनका फर्क पढ़ते हैं। जिनसी और गैर जिनसी तौलीद में फर्क। एक बात बड़ी आसान सी है जिससे जिनसी और गैर जिनसी तौलीद में फर्क वाज़े हो जाता है। बच्चों आप याद रखें कि जिस तौलीद में बीज इस्तेमाल होता है वो जिनसी तौलीद है और जिसमें बीज के अलावा दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं, मसलन आंख इस्तेमाल होती है पौधे की या पत्ता इस्तेमाल होता है, तो वो गैर जिनसी तौलीद है। मैं पढ़ता हूं, आप समझें। जिनसी तौलीद में ज़ीरगी और बारवरी के नतीजे में बीज बनता है जिससे नए पौधे उगते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जिनसी तौलीद में जरदान से जरदाने निकलते हैं और कलगी के ऊपर गिरते हैं जिससे बारवरी का अमल होता है। बारवरी का अमल कहाँ होता है? तुखमदानी में। फिर बीज बन जाता है, बीज के बाद फिर बीज से नया पौधा उग जाता है। और बाएं तरफ गैर जिनसी तौलीद है। गैर जिनसी तौलीद में पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से पौधे उगाए जा सकते हैं। इनसे नए बनने वाले पौधे भी शक्ल सूरत में वैसे ही होते हैं। कैसे उगते हैं आगे हम तफसील भी पढ़ते हैं। कलमकारी, कटिंग, कलम बनाना, किसी चीज की कलम बनाकर जमीन में दबाते हैं और उससे नया पौधा निकल आता है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। यह तरीका गुलाब, आलू, अदरक, गन्ना और पत्थर चट वगैरह के पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी कलमें बनाकर लगाते हैं। गुलाब के पौधे की एक शाख 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी काटी जाती है और उसे जमीन में दबा दिया जाता है। इससे नए पत्ते और शाखें निकल आती हैं। शाख का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है उसमें से जड़ें निकल आती हैं। बड़ी आसान सी बात है, देहात के बच्चे तो ये काम खुद भी कर सकते हैं, उनके वालिदैन करते हैं, अगर नहीं तो उन्होंने करते हुए भी देखा होगा किसी न किसी को। आपने आलू पर छोटे छोटे गड्ढे देखे होंगे। इन गड्ढों को आंख कहा जाता है। देखें बाएं तरफ तस्वीर है आलू की, और जहां चश्मा आंख को कहते हैं। तो ये छोटे छोटे गड्ढे हैं और इनको अगर काट के अलग अलग करके दबा दिया जाए तो फिर नया पौधा आलू का निकल आता है। हर आंख एक नया पौधा उगाने की सलाहियत रखती है। अगर एक आलू को हम इस तरह काटें कि हर टुकड़े में 2 या 3 आंखें हों तो उन्हें जमीन में दबाने से नए पौधे उगाएंगे। इस तरह होगा। और दरमियान में जो तस्वीर है वो गुलाब की एक टहनी को काटा गया है और दोनों तरफ से उस काट के कलम बना के इसे जमीन में दबा दिया जाएगा तो फिर इससे नया पौधा निकल आएगा। और दाएं तरफ वाली तस्वीर भी आलू की है जिसमें उसके छोटे छोटे गड्ढे दिखाए गए हैं।
पत्थर चट। पत्थर चट का पत्ता मोटा और नरम होता है। इसे बाज़ लोगों ने गमलों में भी लगाया हुआ होता है अपने घरों में। पत्थर चट का पत्ता मोटा और नरम होता है। इसके किनारे कटावदार होते हैं। आप देखें ना, अगर नहीं देखा तो देखने की कोशिश करें। पत्तों में छोटे छोटे कट लगे हुए होते हैं, कटावदार होते हैं। हर कटाव में एक आंख होती है। अगर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर जमीन में दबा दिया जाए तो हर आंख से एक पौधा निकल आता है। दाब लगाना, यह भी बच्चों आम सा तरीका है, देहात में अक्सर इस्तेमाल होता है। जो मीठा, एक गर्मियों में मीठे आते हैं, मिट्ठे भी हम कहते हैं, जो किन्नू की तरह के होते हैं, सब्ज रंग के, मीठा, तो उसकी भी दाब लगाई जाती है। ये घास फूस है, ये भी दाब के जरिए से उगते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। इसमें बच्चों असल पौधे से एक टहनी को जमीन में दबा दिया जाता है। जैसे ऊपर वाली तस्वीर में असल पौधे से कोई टहनी ली और उसे जमीन में दबा दिया। कुछ देर के बाद वो जो टहनी को जमीन में दबाया था उसकी अपनी जड़ें निकल आएंगी और वो फूट पड़ेगा। तो फिर शाख से असल पौधे से काट दिया जाएगा, तो फिर एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। इस तरीका में पौधे की शाख को जमीन में इस तरह दबाया जाता है कि इसका एक सिरा जमीन के बाहर और दूसरा अंदर होता है। अंदर वाले हिस्से से कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और बाहर वाली शाख का सिरा नए पौधे में तब्दील हो जाता है। चमेली और घास भी इसी तरीके से फैलती है। बड़ी आसान सी बात है ये। पैवंदकारी, प्योंदी बेर और काठा बेर हम आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं। काठा बेर बीज से उगता है और उसकी अच्छी नस्ल के बेरी के पौधे की पैवंदकारी जब कर दी जाती है तो पैवंदी बेर हासिल हो जाता है। मैं पढ़ता हूं, इस तरीका से अच्छी नस्ल के पौधे हासिल किए जाते हैं। बीज से पैदा होने वाले पौधे का तना जमीन से कुछ ऊपर काट देते हैं और उसमें चीरा देते हैं। जो बीज से पैदा हुआ है वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो ऊपर से उसका तना काटते हैं और नीचे जो बचता है उसमें चीरा देते हैं। किसी अच्छी नस्ल के पौधे की शाख काट ली जाती है। इस चीरा दिए हुए तने के ऊपर इस अच्छी नस्ल के पौधे की शाख को कसकर बांध देते हैं। मोमी कागज वगैरह से बांध देते हैं ताकि हवा वगैरह ना लगे। इस शाख से नया पौधा बन जाता है, मसलन बेरी, आम, मीठा वगैरह। और नीचे जो तस्वीर है उसमें पैवंदकारी के अमल को दिखाया गया है। जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।